हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लोकस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसी के कंटिन्यू में ये क्वेश्चन है हम लोगों के पास। फाइंड द रीज़न सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ जेड माइनस 2i लेस देन 3। अब देखो ये लेस देन और ग्रेटर देन यहाँ पे आ गया है। तो देखो एक बात तो तुम लोगों को पता होगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है। क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आउटसाइड ऑफ सर्कल। और अगर मान लो ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या है? इनसाइड वाला पार्ट है, इनसाइड ऑफ सर्कल, इनसाइड ऑफ सर्कल। ठीक है, ऐसा कुछ होता है सर्कल के अंदर, हम लोग देखेंगे ये सब। अब देखो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन ऐसी होती जेड माइनस 2i मॉड के अंदर इक्वल टू 3, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कि भाई ये एक सर्कल है और इसका सेंटर जो है वो 0,2i मतलब 0,2 है और उसकी रेडियस कितनी है? 3। ठीक है, तो अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम इसका क्या होगा? ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। 0,2 यहाँ पे कहीं ऊपर की तरफ होगा। अब क्योंकि रेडियस 3 है तो ये इस तरीके से यहाँ पे कोई सर्कल बनेगा ऐसा सर्कल बनेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है? 2 और ये पूरी की पूरी रेडियस कितनी है? 3। ओके, उसके बाद है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है? अगर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हुआ? वाई। मतलब ये वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है ऊपर वाला जो पोर्शन है इसकी पूरी की पूरी बात हो रही है। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये लेस देन है तो लेस देन मतलब इनसाइड ऑफ सर्कल। पहले बात तो ये कि सर्कल के अंदर और एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो ऑटोमेटिकली तो मुझे बताओ ये जो रीज़न हुआ ये कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। तो सर्कल का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको छोड़ के जो मैं ऐसे शेड कर रहा हूँ ये हम लोगों का आंसर है। और इसका सेंटर क्या है? 0,2। तो ये हो गया हम लोगों का शेडेड रीजन, जो है लोकस है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली इक्वेशन को भी और ये वाली इक्वेशन को भी। इस तरीके से सेटिस्फाई करने वाले और भी देखो जेड हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने तुम लोगों से पूछा फाइंड द लोकस ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस आई इज इक्वल टू 1 माइनस आयोडा। अब देखो इसका आंसर तुम ऐसे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोडा वाई रख के मत करने लग जाना। इसमें अगर तुम देखो ना तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है जेड प्लस आई मॉड में। मॉड मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जेड प्लस आई जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये अगर हम लोग देखें तो ये एक रियल नंबर है। और बराबर में क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस आयोडा, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर इक्वल कब हो सकते हैं भाई? ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नो लोकस। ऐसा कोई जेड नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। रियल नंबर कभी भी इमेजिनरी नंबर के इक्वल नहीं आ सकता है। आ सकता है बट इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो तो, बट वहाँ पे तो इमेजिनरी पार्ट था ना, 1 माइनस आयोडा था इसलिए। अब इसी तरीके से अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, इफ़ मॉड ऑफ जेड माइनस आयोडा प्लस 3 और इसके बाद दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे अब आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मॉड है, मॉड मतलब रियल नंबर और वो भी पॉजिटिव रियल नंबर, ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी है ही सही। तो यहाँ पे जो आर्गेन प्लेन है, आर्गेन प्लेन, वो पूरा का पूरा ही आंसर होगा। जो आर्गेन प्लेन होता है, आर्गेन प्लेन, और ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू स्टेटमेंट है। क्योंकि देखो मॉड के अंदर अगर मैं जेड माइनस आयोडा प्लस 3 लिख देता हूँ मॉड का मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज करो एक्स प्लस आयोडा वाई है, अगर इसका मैं मॉड निकालने लगा तो ये क्या देता है हम लोगों को? अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि एक डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। अब पॉजिटिव नंबर मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ये नंबर और ये पॉजिटिव है, और मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और ये नेगेटिव नंबर है, तो ये स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू हुआ ना। तो जेड
रियल एक्सिस पे हो, इमेजिनरी एक्सिस पे हो, कौन से भी क्वाड्रेंट में हो, सभी जगह सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब प्लेन हो गया आर्गिन प्लेन। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, जिसके अंदर जेड का कोई लोकस ही नहीं था, मतलब पूरे आर्गिन प्लेन के अंदर ऐसा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता जो जेड जिसको सेटिस्फाई करे, जेड के लिए वो सेटिस्फाई हो बात। और अभी क्या है, जेड कुछ भी ले लो, ये सेटिस्फाई हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है तो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लो किसी ने बोला कि फाइंड लोकस ऑफ जेड इफ़ इट इज़ रिटन लाइक आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/4। देख रहे हो तुम, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/4 यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, tan इनवर्स y/x। अगर मैं मानता हूँ कि z जो है वो x प्लस आयोटा y होता है, तो आर्गूमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, tan इनवर्स y/x, और वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे π/4 दिया हुआ है, पॉजिटिव भी है। तो इसका मतलब y बराबर क्या हो गया, x हो गया, क्योंकि tan π/4 कितना होता है 1, तो y/x इज इक्वल टू 1, मतलब y बराबर x। और y बराबर x हम लोग x और y एक्सिस को बनाने के बाद ड्रॉ तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो लाइन वैसे तो y बराबर x, अगर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है तो ये y बराबर x लाइन है। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो ये y बराबर x लाइन है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होती है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी होती है। बट यहाँ पे जो आर्गूमेंट दिया हुआ वो π/4 है, तो π/4 तो बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा ना अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहाँ पे अगर होता तो ये क्या होता, थीटा माइनस पाई होता, और ये इस तरीके से हम लोग लाते हैं यहाँ पे तो ये नेगेटिव में आता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए जो आंसर है हम लोगों का π/4, यहाँ पे जो ये एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि जो लोकस है वो लोकस जो है वो y बराबर x लाइन पूरी नहीं है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आई हुई, वो क्या है लोकस जो है, इसका हम लोग बोल सकते हैं कि जो लिखा हुआ इक्वेशन आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4 इम्प्लाइज, मतलब ये जो बता रहा है लोकस ऑफ आर्गूमेंट z इज इक्वल टू π/4 इम्प्लाइज अ रे ऑफ लाइट जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से। रे ऑफ लाइट एमर्जिंग फ्रॉम origin of an angle of π/4। ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है एक रे और π/4 एंगल बना रही है पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, और ये आगे की तरफ बढ़ रही है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4। y बराबर x लाइन जो होती है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, जिसके अंदर x और y एक्सिस हुआ करती थी, तो उसके अंदर वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के अंदर आएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। मान लो हम लोगों को एरिया निकालना है, किसी ने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, ऐसा हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे ना तो उसकी जो एप्लीकेशन होगी एरिया अंडर द कर्व वहाँ पे देखेंगे। बट क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, वैसे फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 5/6 लेस देन इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z लेस देन इक्वल टू π/3 एंड 1 से बड़ा मॉड z की वैल्यू और लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे ये मैं मतलब उसमें बॉक्स में बना देता हूँ, ये दोनों बातों को प्रूव करने वाला जो z होगा उसका हम लोगों को बताना है एरिया कितना होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम पहले दोनों को जो है बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा है आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4 वाला, तो वो π/4 एंगल बनाती हुई एक लाइन थी, रे थी। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पे दो बातें हैं, देखो इन दोनों को पहले लो और लेस देन की जगह इक्वल लेके देखो, तो मॉड z इज इक्वल टू 1 है और एक मॉड z इज इक्वल टू 3 है। ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, और ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, बट इसकी रेडियस कितनी है 3। तो यहाँ पे दो सर्कल बन रहे हैं, कितने सर्कल बन रहे हैं 2। ये हो गई इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गई रियल एक्सिस, ठीक है। अब देखो मॉड z जो है अगर मान लो मैं इसको पहले लिखता हूँ मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1, तो अगर ये जो छोटा वाला सर्कल है
ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके बाहर वाले पोर्शन की बात हो रही है। इसके बाहर मतलब इसके बाहर सब कुछ। अब जो दूसरा है वो क्या है, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, लेस देन। तो मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 3 है। और ये जो मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब सर्कल की बाउंड्री नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है ना। और मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 3 है। अब पहले 3 रेडियस वाला जो है सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो मान लो ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 3, r इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना है 1। तो देखो इस सर्कल के तो बाहर, और यहाँ पे है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब इस सर्कल के अंदर। तो मतलब ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ना, इसकी बात हो रही है। अगर हम सिर्फ इसको देखते हैं तो ये जो दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल के बीच वाला पोर्शन आंसर के अंदर है। ओके, चलो मैं एक और बात बताता हूँ तुम्हें। अगर यहाँ पे ऐसा होता मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 एंड मॉड ऑफ जेड लेस देन 3, मतलब बाहर वाले सर्कल के भी अंदर, अंदर वाले सर्कल के भी अंदर, और दोनों एक साथ लेते, इसका मतलब छोटा वाला सर्कल आता। क्लियर? अब क्योंकि बड़े वाले सर्कल के अंदर और छोटे वाले सर्कल के बाहर है, इसलिए यहाँ पर अभी हम लोग है। अब देखो दूसरी बात हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्या है। आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो π/6 से π/3 के बीच में है। तो एक लाइन तो होगी ये वाली एंगल, जो मतलब 30 डिग्री एंगल बना रही होगी। कितना एंगल बना रही होगी यहाँ पे? ये π/6। इसी तरीके से दूसरी वाली लाइन एक होगी जो कितना एंगल बना रही होगी यहाँ पर π/3। अब देखो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है ना वो π/6 वाली लाइन और π/3 लाइन वाले बीच में है। तो इसका मतलब कुल मिला के सर्कल, दोनों सर्कल के बीच में और इन दोनों के लाइन के बीच में, मतलब हम ये वाले जो है इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो मैंने डार्क किया ना, ये वाले पोर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हमें ना इसका एरिया निकालना है, एरिया। और ये है एक सेक्टर। ये क्या है? एक सर्कल का जो है सेक्टर है। और एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? 1/2 थीटा r स्क्वायर, है ना। ये शायद छोटी क्लास में तुम लोगों ने कभी देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो अभी देख लो। अगर थीटा रेडियन में ले रहे हैं हम तो ठीक है। तो अब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1/2। अब देखो जो सेक्टर है, यहाँ पे 2 सेक्टर है। एक तो बड़े वाले सर्कल के लिए सेक्टर, और एक छोटे वाले सर्कल के लिए ये वाला इतना सा सेक्टर। तो हम माइनस कर सकते हैं। तो दोनों में एक बात तो कॉमन है कि बीच वाला जो एंगल है ना, बीच वाला, देखो ये एरिया जो है ना, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है पहले तो ये देख लो तुम। जैसे मान लो एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अगर यहाँ पे एंगल बीच में थीटा है और रेडियस इसकी r है, और हम लोगों को ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, तो इस वाले पोर्शन का होता है एरिया 1/2 थीटा r स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 1/2 π/6 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कर देते हैं। ओके, तो इससे हम लोगों को जो है एरिया मिल जाएगा दोनों केस में, क्योंकि देखो यहाँ पे भी π/6 है, वहाँ पे भी 6 है। तो 1/2 थीटा तो दोनों में कॉमन है, तो r तो डिफरेंस आएगा, तो वो हम लोग कर लेते हैं। एक की रेडियस 3 है, दूसरे की रेडियस कितनी है 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 9 - 1 8 8/2 8/2 ऊपर हो जाएगा 4, नीचे है 6, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई स्क्वायर यूनिट। ओके, तो जो हमारा रिक्वायरमेंट या फिर जो रीज़न है जिसका हमें एरिया निकालना था वो कितना है? 2/3 पाई स्क्वायर यूनिट। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बात समझ में आ गई होगी। तो देखो वही लोकस फाइंड करने की सीक्वेंस में अब कोई दूसरा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ जेड माइनस आयोडा इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए जेड माइनस Z1 इज इक्वल टू R एक सर्कल की इक्वेशन होती है जिसमें सेंटर Z1 होता है और रेडियस R होती है। तो यहाँ पे ये वाला जो सर्कल है इसकी जो सेंटर है, सेंटर वो Z1 जो कि है आयोडा। आयोडा मतलब आयोडा को x प्लस आयोडा y की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस आयोडा। इसका मतलब सेंटर हो गया 0,1। 0,1 इज सेंटर एंड रेडियस इक्वल में 1 लिखा हुआ है तो 1 रेडियस हो गई। और देखो यहाँ पे क्या है? अब आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/2। अब ये बहुत ही अच्छी बात है। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/4 हम लोगों ने देखा था। तो क्या वो एक रे थी जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी और पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ या पॉजिटिव
एक्स के साथ, एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस बोलो उसको, उसके साथ कितना एंगल बना रही थी π/4। अब क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/2 है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस है, मतलब वो एक्सिस जहाँ पे नंबर होते हैं आयोडा 2 आयोडा 3 आयोडा ये सब, ठीक है। तो देखो हम इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। तो यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है 0 0 है और रेडियस 1 है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, ऐसा कुछ सर्कल होना चाहिए। थोड़ा सा सही नहीं बना ये, यस। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है 0,1 है, रेडियस 1 है ना, इसलिए ऊपर भी 1 डिस्टेंस, नीचे भी 1 डिस्टेंस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा, है ना। सर्कल को अगर समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, तो सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद, तो वहाँ पे सब हमारा धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। तो ये तो हो गया सेंटर। अब देखो ये जो है ना, ये है अगर देखा जाए ना इसको, मैं तुम्हें बोलूँ तो ये क्या है, वाई एक्सिस है एक तरीके से, पर कौन सी एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस ऊपर की तरफ। पूरी वाई एक्सिस नहीं बोल सकता मैं इसको, पॉजिटिव एक्सिस बोलूँगा, क्योंकि अगर नीचे वाली वाई एक्सिस होगी तो उसमें आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो -π/2 होता है। अब देख लो, तुम खुद देख लो। तो ये एक सर्कल है जो कि पूरा का पूरा है, और ये जो है ये वाई एक्सिस है। तो इन दोनों के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक तो होगा हमारा 0,2, देखो ये 0,2 होगा, और एक होगा 0,0। तो देखो 0,0 एंड 0,2 ये दोनों ही जेड हैं जो इसको और इसको दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, वैसे तो कितने पॉइंट हैं, 2 पॉइंट्स, बट इनमें से जो ये 0,0 है उसका आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता है। ये बात हमें इस क्वेश्चन के थ्रू ध्यान रखनी है। 0,0 मतलब 0 प्लस आयोडा 0, या फिर 0 बोल सकते हो तुम। ये एक ऐसा नंबर है जिसके लिए मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 है, बट आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है ना वो अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, बट आर्गुमेंट ऑफ 0,0 नॉट डिफाइंड, सो और हैंस required complex number is, our complex number is z is equal to 0,2, जिसको 0 प्लस 2 आयोडा भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली 2 आयोडा। तो अगर कोई तुम्हें बोले कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये और ये मिलके दोनों से मिलके z जो है कितने आते हैं, तो आ 2 रहे हैं और उनमें से एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 0,0, तो आंसर कितना हुआ हम लोगों का 1, और क्या है तो वो z इज इक्वल टू 2i है, ठीक है। अब इसी सीक्वेंस में इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इफ़ इट इज़ गिवन दैट z प्लस 3 माइनस आयोडा मॉड के अंदर इज इक्वल टू 4 एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड z। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे कि मान लो 2 कर्व हैं, तो दोनों कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, पर पहले हमें दोनों कर्व पता तो होनी चाहिए, तभी तो जाके हम उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को जो है, हम डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, बट हम दूसरा पहले मेथड लगाते हैं यहाँ पे विदाउट यूजिंग द डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देखो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4। तो इसका मतलब क्या होता है, y बराबर x लाइन पर अवेलेबल वो सभी पॉइंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ऑल द पॉइंट लाइंग ऑन, ऑल द पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स पर लाई करने वाले सारे पॉइंट। तो एक काम करते हैं, हम z को मान लेते हैं कि कुछ कांस्टेंट लैम्डा 1 प्लस आयोडा। अब ये जो लैम्डा है ना ग्रेटर देन 0 है। अब है ना, तुम ऐसे मतलब शॉक मत हो ना, ऐसे कैसे मान लिया। देखो ये लैम्डा यहाँ पे नहीं है, मान लो है ही नहीं। तो अगर हम देखें इसका आर्गुमेंट निकालें तो 1/1, अगर मान लो लैम्डा 2 है तो 2/2, लैम्डा अगर 3 है तो
tan इनवर्स y अपॉन x करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हर केस में आर्गूमेंट तो π/4 आ रहा है, तो हम ऐसा मान सकते हैं। अब क्योंकि ये हम लोग इसको ऐसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं लैम्डा 1 प्लस आयोडा, जहाँ की लैम्डा ग्रेटर देन 0 है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इधर रख देते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ लैम्डा इंटू 1 प्लस आयोडा प्लस 3 माइनस आयोडा इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे, लैम्डा रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। तो ये हो गया हमारा लैम्डा प्लस 3 प्लस आयोडा लैम्डा माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो क्या जाएगा, लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे अगर तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो लैम्डा की दो वैल्यू आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल टू -3। -3 वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे तुरंत, क्यों, क्योंकि लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लैम्डा अगर 1 आ रहा है तो लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर यूज़ कर लो। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो 1 इंटू 1 प्लस आयोडा, तो ये हम लोगों का आंसर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। अब हम लोग एक और मेथड यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो ये जो है ना, इसको में से माइनस कॉमन लो, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस आयोडा मॉड के अंदर इज इक्वल टू 4। तो देखो ऑब्वियसली ये जो है ये एक सर्कल है, ये सर्कल का जो सेंटर है वो -3,1 है और इसकी जो रेडियस है वो 4 है। ओके, और ये तो y बराबर x लाइन है ही सही, तो क्यों ना हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका जो सेंटर है वो कितना है, -3,1। तो -3 इधर और 1 इधर, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा। तो हम ऐसे मतलब सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल हो गया और ये जो पॉइंट है इसका सेंटर थोड़ा उधर चला गया है। चलो यहाँ पे -3,1 ये सेंटर है और y बराबर x लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन। अब ये तो होगी y बराबर x और ये हो गया सर्कल। अब इस सर्कल में सेंटर और रेडियस को अगर तुम लोग x और y के फॉर्म में लिखोगे तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और दूसरा y बराबर x है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो इनको जब सॉल्व करोगे ना तुम, तो ऑटोमेटिकली x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू जो 1 वैल्यू मिल ही जाएगा तुम लोगों को। कैसे, ये y बराबर x सबसे पहले यहाँ पे रख दो, तो ये इक्वेशन सिर्फ x में कन्वर्ट हो जाएगी, x में क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो सबसे पहले x की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक बार x की वैल्यू आ जाएगी तो वो यहाँ रख के हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की, और जो x आएगा वही y आएगा क्योंकि x बराबर y है। ये हम लोगों ने ऐसे मतलब इससे ये कैसे लिख दिया, क्योंकि हमें पता है इसका सेंटर ये है और इसकी रेडियस 4 है। तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे ना, वो हम लोगों ने यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन यूज़ की है।